तो इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी सैम्पलिंग पढ़ी थी, स्ट्रेटिफाइड हो गया, एसआरएस हो गया, इसमें हम लोगों ने क्या डेरिवेशन में भी क्या देखा था, ईच एंड एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। लेकिन इस यहाँ पर वो फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर जैसा इसका नाम है उससे इसके नाम खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इंक्लूड होने की ज्यादा है, जिसका साइज छोटा होगा जिस सैंपल का उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसमें जैसे अब जैसे ये है कि ये सैम्पलिंग हम कब या कहाँ यूज करेंगे, तो इससे एक मिनट। अब इससे पहले ये सैम्पलिंग कब हम यूज करते हैं ये जानने के लिए सबसे पहले स्टडी वेरिएबल और ऑक्सिलरी वेरिएबल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। स्टडी वेरिएबल क्या होता है बताओ, पहले भी बताएं स्टडी वेरिएबल क्या होता है। जो ऐसा वेरिएबल जिसे हमें एस्टिमेट करना है, अगर हमें प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है या जो भी चीजें हमें एस्टिमेट करनी है, जिसका हमें जो पॉपुलेशन पैरामीटर या जिसके हम सैंपल्स ले रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी वेरिएबल। यहाँ पे एक एडिशनल हमें पता होना चाहिए ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन। ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन क्या, इट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नोन टू अस। जैसे स्टडी वेरिएबल क्या है, ये तो अननोन है, इसे ही हमें एस्टिमेट करना है, लेकिन जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है दैट इज नोन टू अस। तो हम ये प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग कब यूज करते हैं, जब हमारा स्टडी वेरिएबल के साथ साथ कोई हमारा ऑक्सिलरी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें नोन है, तब उस कंडीशन में ही हम प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें किसी इसका प्रोडक्शन जैसे एस्टिमेट करना है, जैसे राइस का प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है, तो अगर उसका कितना एरिया में लगा हुआ है वो हमें पहले अगर प्रायर इंफॉर्मेशन अगर है तो उसके वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज द ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन। उसके हेल्प से एडिशनल वो जो कितना एरिया में लगा है या एक से मतलब ज्यादा प्लॉट है तो उसका एरिया जब हमें पता होगा तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज कर कर करके हम उसका प्रोडक्शन को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन। इस टाइप के एग्जाम्पल में हम ये यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग। इसका जो भी डिटेल्स है ये जो भी नोट्स है ये जो मैंने शेयर किया था अपने बुक चैप्टर का उसी का है, तो ये वो सारे डिटेल्स जो नोट्स है ये तुम्हें मिल जाएंगे उसमें जो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। अब इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। जैसे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें नोन है उसी उस जो जैसे जिसका एरिया बड़ा होगा उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसमें एरिया जो कम होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी पी आई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई बोल सकते हैं। तो पी आई इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स आई बोल सकते हैं, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसमें जैसे हम समेशन दोनों साइड अगर हम समेशन यूज करें तो समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समेशन ऑफ पी आई को हमने 1 क्यों लिखा है, कोई बताओगे? बताओ समेशन ऑफ पी आई की जगह यहाँ पर नीचे में हमने यहाँ पर 1 लिखा है, क्यों लिखा है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब की प्रोबेबिलिटी जब हम सम करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी का क्या रेंज होता है, 0 to 1। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी सबको हम ऐड करेंगे तो इसका समेशन क्या होगा, 1। इसलिए समेशन ऑफ पी आई की जगह यहाँ पे 1। तो यहाँ से हम k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू 1 बाई समेशन ऑफ एक्स आई। और ये समेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक, मतलब जितने भी हमारे सैंपल्स ले रहे हैं। और फिर k की यही वैल्यू जब हम पुट कर देंगे इन स्टार में तो ये पी आई की क्या वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, एक्स आई बाई समेशन ऑफ एक्स आई। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी
सैंपल इन द यूनिट। अब यहाँ पर देख रहे हो समेशन ऑफ xi जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, जो जितना बड़ा सैंपल होगा मींस xi बड़ा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सिलेक्शन होने की, जिसकी xi जहां पर छोटा होगा मींस साइज छोटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी सिलेक्शन की। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये पीपीएस सैम्पलिंग ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्यूमुलेटिव टोटल मेथड एंड सेकेंड वन इज द लाहिरीज मेथड। या पहले हम स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके कैसे इसको, अगर शायद स्टेप्स में एक बार में ना समझ में आए तो जस्ट एक बार स्टेप्स एक्सप्लेन करने के बाद हम एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्यूमुलेटिव टोटल मेथड में क्या है, इसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। जैसे इससे पहले भी हम इस जो हम करते थे पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं उसकी नंबरिंग कर दिए 1 टू कैपिटल N। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सबका क्यूमुलेटिव टोटल लिखेंगे एज पर द साइज, एज T1 T2 अप टू Tn। मींस T1 क्या है, T1 इज इक्वल्स टू, नीचे ये टेबल में भी देख सकते हो क्यूमुलेटिव टोटल T1 इज इक्वल्स टू x1, यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर ये T2 है। T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मींस T2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। लाइकवाइज T3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 लाइक दैट। और Tn क्या हो जाएगा, टोटल सॉरी T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, वैसे Tn क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अप टू xn तक। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हम 1 से n तक सबकी नंबरिंग कर दिया। सेकंड क्या है, उसका क्यूमुलेटिव टोटल लिख लिए T1 T2 अप टू Tn। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रैंडम नंबर r सेलेक्ट करना है such that r should be less than summation of I is equals to 1 to n up to xi। मींस क्या है, एक रैंडम नंबर हमें r सेलेक्ट करना जो क्या है विद इन, मतलब Tn, ये क्या है, समेशन xi I is equals to 1 to n जो लास्ट तक लेंगे दैट इज Tn। मींस r जो होना चाहिए शुड बी लेस देन Tn होना चाहिए, मींस 1 to Tn के बीच में होना चाहिए। उसके हम रैंडमली कोई एक नंबर ले लिए r। इसके बाद क्या है, जो r जो भी रैंडमली हम नंबर लिए, ये r ti माइनस 1 और ti के बीच में लाई करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ith यूनिट इज सिलेक्टेड इन द सैंपल। कोई भी रैंडम नंबर है ये हमेशा किसी दो, मतलब जो क्यूमुलेटिव टोटल के बीच में किसी दो नंबर के बीच में लाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो जब ti माइनस 1 और ti के बीच में लाई करेगा तो ith यूनिट विल बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये स्टेप्स हो गए, इसके एग्जाम्पल देखो तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, हम एक डेटा कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या है, सेट ऑफ 8 numbers of staff in the farm and its output। ये क्या है, यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्टाफ दिया हुआ है हमें और उसका प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, y प्रोडक्शन ही हमें एस्टिमेट करना है, तो y इज आवर स्टडी वेरिएबल। और नंबर ऑफ स्टाफ क्या है, नंबर ऑफ स्टाफ तो हमें पहले से हमें पता होगा कि उसमें कितने स्टाफ है, प्रोडक्शन ही हमें एस्टिमेट करना है। तो दिस नंबर ऑफ स्टाफ विल बी ट्रीटेड एज द ऑक्सिलरी वेरिएबल। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सबकी नंबरिंग कर दिए, 1 to 8 तक नंबरिंग कर दिए। अब ये हमारा x है, y है। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सबका क्यूमुलेटिव टोटल लिखना। ये देखो T1 इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट वाला ही है, T1 इज इक्वल्स टू x1, T2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4। फर्स्ट और सेकेंड का सम अप कर रहे हैं तो कितना आया, T2 इज इक्वल्स टू 7।
वैसे T3 क्या होगा, 3 + 4 + 7 अप टू थर्ड तक इसका सम लेंगे तो लाइकवाइज T1 से लेकर के T8 तक हमारा सबका क्यूमुलेटिव टोटल लिख लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक रैंडम नंबर R लेना है दैट शुड बी लेस देन T8, मतलब 1 से लेकर के T8 के बीच में लाई करना चाहिए, T1 से T8 के बीच में। तो इसमें अगर जैसे सपोज कर रहे हैं, अब हमें क्या है, सेलेक्ट रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 47, T8 क्या है 47। अब जैसे मान लो मेरा रैंडम नंबर यहाँ पर क्या सिलेक्ट हुआ 25, तो ये 25 कहाँ लाई कर रहा है, इस क्यूमुलेटिव टोटल में देखो 25 लाई कहा, 24 से बड़ा है, 36 से छोटा है, मींस इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन बिटवीन T4 एंड T5। देखो 25 लाइज बिटवीन T4 एंड T5, तो वहां पर क्या हमारा मेथड था, ith यूनिट विल बी सिलेक्टेड, मींस क्या है, ये Ti-1 है, ये Ti है, तो हमारा क्या होगा, 5th यूनिट विल बी सिलेक्टेड, मींस क्या है, Y5 इज ड्रॉन, दैट इज Y5। अब हमें क्या है, हमें जो ये तो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें सैंपल में क्या लेना है, Y यूनिट्स ही लेना है, मींस Y5 इज इक्वल्स टू 20, दिस 20 विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। वैसे ही अब जैसे इसमें से हमें कितने सैंपल्स लेने हैं, जितने सैंपल मान लो 3 लेने हैं, 4 लेने, तो जब तक हमारे पूरे सैंपल्स ड्रॉ नहीं हो जाए तब तक इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लो, मान लो अगर मेरा कोई रैंडम दूसरा नंबर 25 के अलावा अगर मान लो हम क्या ले रहे हैं, तो मान लो हम 15 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा सैंपल सेलेक्ट होगा बताओ, 15 लाइज बिटवीन T3 and T4, so T4 will be selected, means Y4 that is 25 will be selected in the sample। तो ये बहुत इजी मेथड है, कोई टफ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ क्या होना चाहिए। मेरिट्स क्या है इसका, बहुत इजी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई बहुत मैथमेटिकल कुछ यूज नहीं करना है, बहुत सिंपली हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट क्या होना चाहिए, क्या होगा बताओ। बताओ इस मेथड का डिमेरिट क्या है, ये मेथड का कुछ डिमेरिट था तभी तो फिर लाहिरीज ने कोई दूसरा मेथड प्रपोज किया, तो बताओ इसका डिमेरिट क्या है। मैम प्रोसेस लेंदी था। इसमें क्या है, यहाँ पर तो चलो हमारा 8 ही सैंपल है, तो हमने इसके 8 के क्यूमुलेटिव टोटल लिख लिया और हमारे जो डेटा भी है वो सिंपल है। लेकिन जब हमारा क्या होगा, इस पॉपुलेशन साइज जब बहुत बड़ा होगा, हमारे डेटा भी बड़ा होगा, तो सबका क्यूमुलेटिव टोटल लिखना एक बहुत कम्बरसम जॉब होगा, सबका हम क्यूमुलेटिव टोटल लिखते जा रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग होगा। इसलिए ये मेथड इजी तो है लेकिन बहुत लेंदी है, इसलिए इसे जनरली हम अडॉप्ट फॉर लार्ज सैंपल हम इसे अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो ये इसका डीमेरिट हो गया। क्लियर है, ये बहुत इजी मेथड है, क्लियर है ये मेथड, यस मैम। किसी को कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो। चलो तो हम नेक्स्ट इसमें मैम सपोज इसमें नंबर चूज किया मैम, वो पहले ही किसी में है T3 या T4 में, तो जैसे तुम्हें रैंडम नंबर टेबल में बताया था कि दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो हम उसको सेकंड टाइम भी कंसिडर करेंगे, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम उसको ओमिट करके दूसरे नंबर पे जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम आ रहे हैं, दूसरा जो मेथड है दैट इज द लाहिरीज मेथड। लाहिरीज ने ये 1955 में ये मेथड प्रपोज किया था। इसके स्टेप्स क्या है, इसके भी पहले मैं स्टेप्स बता रही हूँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा जब विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे।
इसके स्टेप्स क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर ऑफ रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं आई एन जे। तब इसमें क्या एक नहीं, पेयर ऑफ रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं आई एन जे। और आई क्या है, आई शुड लाइज बिटवीन 1 to कैपिटल एन एंड जे शुड लाइज बिटवीन 1 to कैपिटल एन। अब कैपिटल एन तो तुम्हें पता है क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, मतलब जो हमने नंबरिंग की 1 से लेके एन तक। लेकिन एम क्या है, एम इज द मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, मतलब जो x1 x2 x3 अप टू xn तक है, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn, उसको हम चूज कर लेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, m। तो अब हमारा n पता है, m पता है, तो इस हिसाब से हम एक रैंडम नंबर i सेलेक्ट करेंगे, एक रैंडम नंबर j सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, इफ j इज लेस देन और इक्वल्स टू xi, then ith unit will be selected in the sample। इसका मेनली एक यही ये है, j शुड बी लेस देन xi। इसमें हमें कोई बहुत क्यूमुलेटिव टोटल या स्टेप का कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट j शुड बी लेस देन xi। तो क्या हो जाएगा, ith यूनिट को हम क्या कर लेंगे, सैंपल में इंक्लूड कर लेंगे। अब ये है कि अब अगर इस टाइप का आई जे का पेयर जो है मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा वो पेयर ऑफ रैंडम नंबर, तो हम क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर करके कोई दूसरा पेयर ऑफ रैंडम नंबर फिर से सिलेक्ट करेंगे। इसको भी हम सेम एग्जांपल जो हमने पिछले इसमें क्यूमुलेटिव टोटल में लिया था, उसमें भी हम सेम एग्जांपल ही ले रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे इस एग्जांपल में बताओ वो आई ये एन क्या है और एम क्या है, बताओ। एन मैक्सिमम, पहले बताओ कैपिटल एन क्या है, मैक्सिमम, मैम कैपिटल एन टोटल कैपिटल पॉपुलेशन मैक्सिमम 8। कैपिटल एन इज 8, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने फार्म हम ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, तो कैपिटल एन इज 8। अब कैपिटल 8 एम बताओ, कैपिटल एम क्या होगा, 30 कैपिटल एम नहीं 12 होगा। 12 मैम। कैपिटल एम एस क्या, यहाँ पर एक्साइज के जो मैक्सिमम है, यहाँ पे एक्साई क्या 3 4 7 10 12 6 2 3, इसमें से जो मैक्सिमम है उसे हम क्या बोलेंगे, एम। इसमें मैक्सिमम क्या है, 12 है, 12 तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। यहाँ पर देखो m 12 इज 12। अब इसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, पेयर ऑफ रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है आई जे, और इसकी क्या कंडीशन है, I should lies between 1 to 8 and J should lies between 1 to 12। अब इसमें जैसे देखो, अब इसमें जैसे हम कोई यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमने पहला ट्रायल में क्या लिया है, I की वैल्यू हमने 2 ली है और J की वैल्यू क्या ली है, 5 ली है। तो यहाँ पर क्या है, J हमारा क्या कंडीशन था, J शुड बी लेस देन xi जब होगा, देन ith यूनिट इज सिलेक्टेड। यहाँ पर J इज 5 है और यहाँ पर क्या है, I इज 2 मींस xi की वैल्यू देखो टेबल में क्या है, थोड़ा छोटा कर देते x2 मैम दिख नहीं रहा है। एक साथ में नहीं दिखेगा। x2 की यहाँ पर वैल्यू क्या है, नहीं कितना सेलेक्ट किए थे, x2 की वैल्यू यहाँ पर 4 बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, j इज नॉट लेस देन, ये x2 मींस 5 तो बड़ा है 4 से, तो हमारे ये ट्रायल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, हम ये पेयर ऑफ रैंडम नंबर नहीं सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हम ले रहे हैं, मान लो क्या 5 और 10 का कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या है, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 10 हो गई, और यहाँ i की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, तो x5 की वैल्यू क्या है, 12 है, तो यहाँ पर क्या है, j इज लेस देन xi, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ith unit means y5 will be selected in the sample। क्लियर है, Yes, वैसे ही कोई दूसरा अपना कोई और सिलेक्ट कर करके देख लो, या यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल लिया है, फिर से 7 और 8 अगर हम ले रहे हैं, ये है कि j should lies between 1 to 12 and I should lies between 1 to 8। यहाँ पर भी जैसे देखो j is 8 and x7, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं 7 8 के बीच में नहीं देखेंगे, 7 ले रहे हैं तो देन x7 की वैल्यू क्या है,
x7 की वैल्यू 2 है, तो ये क्या है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन ट्रायल इज रिजेक्टेड। फिर अगेन एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 और 2 में, तो j is 2 एंड x3 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर फिर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, j is less than xi, तो हमारे क्या है कि थर्ड सैंपल दैट इज y3 विल बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो इन 4 पेयर ऑफ रैंडम नंबर में हमारा क्या हुआ, 2 सैंपल्स हमारे क्या हो गए ड्रॉ। ये हम कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल्स हमारा सिलेक्ट ना हो जाए। तो क्लियर है ये मेथड भी? कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। Yes, miss. इसमें कुछ नहीं, बस वही पहला क्यूमुलेटिव टोटल में हमें क्या करना था, सबका क्यूमुलेटिव टोटल लिखना था t1 t2 अप टू tn। उसके बाद एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना था इन बिटवीन t1 एंड tn के बीच में। उसके बीच में वो r कहां पर किन दो क्यूमुलेटिव टोटल के बीच में लाई कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, वो यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, लाहिरीज मेथड में क्या है, पेयर ऑफ रैंडम नंबर हम सिलेक्ट करते हैं i और j, और i का क्या, i शुड लाइज बिटवीन 1 टू कैपिटल N एंड j शुड लाइज बिटवीन 1 टू कैपिटल M, और M क्या, इट इज द मैक्सिमम ऑफ xi, और इसका एक ही कंडीशन है, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू xi, देन ith यूनिट इज सिलेक्टेड इन द सैंपल। दोनों मेथड ही इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। अब इसके बताओ इसके एडवांटेजेस क्या होंगे क्यूमुलेटिव टोटल में, कि इसमें हमें बहुत ज्यादा, जैसे देखो क्यूमुलेटिव टोटल में हमें बहुत ज्यादा इसमें सॉरी लाहिरीज में क्यूमुलेटिव टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पेयर ऑफ Yes, ma'am. रैंडम नंबर हम किसे उससे कम टाइम हमारा इसमें लगेगा सेलेक्ट करने में। दूसरा इसका क्या है, अगर सबका साइज हमें नहीं भी पता है तो क्या है, वी नीड ओनली दोज नंबर्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज एंड साइज ऑफ दोज व्हिच आर सिलेक्टेड इन द चॉइस। अगर कोई ऐसा है जिसका अगर हमें क्या है कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं भी है, तब भी हम ये क्या कर सकते हैं, ये मेथड हम वहां पर अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका क्या क्या, बार बार हमारा टाइम वेस्ट इसमें कब होता है, कि जब हमारा पेयर ऑफ रैंडम नंबर जब हम रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो गया तो वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो तो हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और इसका एक और ये है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्रॉज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ लार्ज इज लार्ज। अगर m अगर हमारा बहुत बड़ा है और n बहुत वही बड़ा है, तो उसमें हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्रॉज हमारे आएंगे। जैसे अगर 1 से m और 1 से n के बीच में अगर m मान लो थाउजेंड्स में है, n भी मान लो 1000 में है, तो पेयर ऑफ रैंडम नंबर जो हमारे सिलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्रॉज बहुत ज्यादा होंगे। तो ये इसके ड्रॉबैक है और ये इसका एडवांटेज है। ये दोनों मेथड क्लियर है? किसी को Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है इन दोनों मेथड्स में? इसके एक दो और एग्जांपल्स का स्लाइड है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और इसका अगर और एग्जांपल्स अगर देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ही एग्जांपल से, बस मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मेथड क्लियर होना चाहिए। तो पीपीएस सैम्पलिंग क्लियर है कि क्या होता है और इसमें हम कैसे इसमें सैंपल्स ड्रॉ करते हैं। 2 मेथड है, लाहिरीज मेथड और क्युमुलेटिव मेथड। अब नेक्स्ट आते हैं हम सक्सेसिव सैम्पलिंग में। सक्सेसिव सैम्पलिंग क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन सैम्पलिंग भी बोलते हैं या 2 फेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं। 2 स्टेज सैम्पलिंग इससे पहले हम बताए थे क्या होता है, 2 स्टेज या मल्टी स्टेज क्या होता है सैम्पलिंग, बताओ। वो 2 स्टेज था या मल्टी स्टेज था, इसे हम बोल रहे हैं 2 फेज या मल्टी फेज बोलते हैं। पहले वो बता चुके हैं, तो बताओ 2 स्टेज से क्या समझते हो। बताओ, तभी तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा कि 2 फेज और 2 स्टेज में क्या डिफरेंस है। बता चुके हैं तो बताओ 2 फेज क्या, 2 स्टेज क्या होता है,
ये मल्टी स्टेज बताओ, मल्टी स्टेज भी तो बता चुके, 2 को ही एक्सपेंड कर देंगे और तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाता है। अरे बताओ कोई, जब बता चुके हैं तो। क्या होता है, हम एक बड़े पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, उससे एक मैम सैंपल 1 लेते या हैं, 2 फिर उस फर्स्ट स्टेज में हम कुछ सैंपल्स ड्रॉ किए, फिर उस सैंपल को हम क्या एज अ पॉपुलेशन ट्रीट करते हैं, फिर नेक्स्ट इसमें जाते हैं उससे और छोटा सैंपल लेते हैं, फिर उससे नेक्स्ट में जाते हैं और छोटा लेते हैं। मींस बड़े पॉपुलेशन से हमें अगर सैंपल्स ड्रॉ करना है तो हर एक इसमें एक स्टेप में हम क्या किए, पॉपुलेशन से सैंपल्स लिए, उस नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, उस सैंपल को ही एज अ पॉपुलेशन ट्रीट करके फिर से हम सैंपलिंग किए, फिर से अलग अलग। इसमें हमारा क्या होता जाता है, हमारा वो जो पॉपुलेशन है वो छोटा होते जाता है। यही होता है हमारा क्या, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। या अगर 2 स्टेज में कर रहे हैं, 3 स्टेज में कर रहे हैं, उस हिसाब से 2 स्टेज या 3 स्टेज या मल्टी स्टेज बोलते हैं। 2 फेज क्या होता है, जैसा हमारा क्या है, हम डिफरेंट टाइम पे अगर हम लेंगे, हमारा पॉपुलेशन सेम है लेकिन हम उसे डिफरेंट टाइम पे लेंगे, सेम पॉपुलेशन के सैंपल्स, तो हम क्या बोलेंगे उसे, 2 फेज सैम्पलिंग। जैसे मान लो हमें ये करना है कि किसी जैसे राइस का प्रोडक्शन, इसका यहाँ बीएससी फार्म का इस साल कितना था और अगले साल 2019 में कितना था प्रोडक्शन, और फिर 2020 में इसका नेक्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ईयर भी हमारा पॉपुलेशन क्या है, 2019 में भी क्या है, बीएससी फार्म है, और 2020 में भी हमारा क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बीएससी फार्म ही है। हमारा पॉपुलेशन जो है वो फिक्स, हम बस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं। तो डिफरेंट टाइम पे जो हम सेम पॉपुलेशन की हम सर्वे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे यह 2 साल का अगर हम कर रहे हैं 2 डिफरेंट टाइम पे तो हम क्या बोलेंगे, 2 फेज। और इसी को हम मोर देन 2 में जब हम एक्सटेंड कर देंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी फेज। फेज मींस क्या है, सेम पॉपुलेशन को हम डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं। तो यहाँ उसको इन जनरल हम सक्सेसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या है सक्सेसिव, क्यों, क्योंकि हम सक्सेसिव टाइम पे लेते हैं। अब इसमें हमें क्यों जरूरत पड़ती है, जैसा हमेशा हमारा क्या है, चेंज, तो हमारा एनवायरमेंटल चेंज तो हमारा ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। अब हमें क्या जानना है कि मान लो अगर हमें कुछ जानना है, टू नो द पैटर्न ऑफ चेंज या टू नो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक ही पॉपुलेशन को डिफरेंट टाइम पे हमें उसका तभी तो हम बता पाएंगे कि क्या पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का जब हमें कुछ सर्वे करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, ये सक्सेसिव सैम्पलिंग यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें क्या है, किसी का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर हमें देखना है, अगर मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक हम क्या देख सकते हैं, एट टाइम टू टाइम, इस टाइम में क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस था, अगले साल में क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। तो हम अगर किसी भी जगह का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो हमारा पॉपुलेशन तो या एरिया तो फिक्स होना चाहिए ना, कि हाँ इसकी, ये तो नहीं है कि इस साल का हम बिहार का देख रहे हैं और अगले साल का हम यूपी का देख रहे हैं, तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं कि दोनों में क्या चेंज है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जैसे अगर हमें चेक करना है डिफरेंट टाइम, तो हमारे क्या पॉपुलेशन फिक्स होना चाहिए, उसी पॉपुलेशन से हम 2 डिफरेंट टाइम पे लेंगे। और एक दूसरा हमें क्या ये करना है, अगर एक तो हो गया डिफरेंट टाइम पे, और एक हो गया व्हाट, टू नो द चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम टू टाइम क्या उसका एम्प्लॉयमेंट है, एक व्हाट इज द चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो ये सक्सेसिव सैम्पलिंग जो है, इसको हम इन्हीं को 3 इसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द रिपीटेड सैम्पलिंग। जब हमें इसमें क्या है, जब हमें डिफरेंट टाइम पे टू, अगर जैसा हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, एट टाइम टू टाइम हमें पता करना है कि मान लो 2018 में क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस था बिहार का, 2019 में क्या था। तो हम क्या करेंगे, बिहार एक पॉपुलेशन मान करके कुछ हम सैंपल्स जो कलेक्ट करेंगे, उस पे जो भी हमारा एनालिसिस किए, जो भी किए, तो वो क्या हो गया,
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एट 2018। फिर हमें क्या करना है कि 2019 में फिर बताना है, तो फिर से हम फिक्स हमारा है, बिहार का पॉपुलेशन हमारा फिक्स है। अब उसमें क्या करेंगे हम 2019 में फिर से हम कुछ सैंपल्स लेंगे। अपना म्यूट कर लो सारे लोग, जब कुछ पूछना होगा तभी अनम्यूट करना। तो इसका देखो, इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो पॉपुलेशन तो हमारा क्या है, पॉपुलेशन फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में भी फिक्स्ड पॉपुलेशन से कुछ सैंपल्स ले रहे हैं, और सेकेंड ईयर में भी क्या कर रहे हैं, उसी पॉपुलेशन में से, लेकिन हमारा फर्स्ट ईयर के पॉपुलेशन सैंपल से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे जैसे मान लो तुम्हारा सेमेस्टर वाइज अगर हमें कुछ ये करना है, रिकॉर्ड देना है कि इसका क्या सबका मान लो स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटी रहा है या कितना पार्टिसिपेशन है। मान लो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर तुम्हें स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन देना है, तो क्या मेरा क्या है, पॉपुलेशन फिक्स है, तुम्हारा क्लास। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या करेंगे, रैंडमली कुछ स्टूडेंट पिक करेंगे कि जो स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या कौन से स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह से। तो फर्स्ट सेमेस्टर का हम रिपोर्ट दे सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमारा थर्ड सेमेस्टर में विथ, अगर मान लो हम कुछ काउंसलिंग करा रहे हैं या कुछ हम तुम्हें उसके बेनिफिट बता रहे हैं, उसके बाद मुझे करना है कि फिर से तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है। अब थर्ड सेमेस्टर में फिर क्या करेंगे, मेरा पॉपुलेशन फिक्स है, तुम्हारी क्लास, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम रैंडमली बस पॉपुलेशन फिक्स है, हम रैंडमली कोई सैंपल्स लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद कोई चेंज आया कि नहीं। तो इसमें से हम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सैंपल्स ले रहे हैं और तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में कौन से सैंपल्स ले रहे हैं, वो आपस में इंडिपेंडेंट रहेगा। वो बस पॉपुलेशन फिक्स है, जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट इसमें जो सैंपल्स आए वो सेकेंड फेज में भी वो सैंपल्स आए। ये क्या हो गया, दिस इज द रिपीटेड सैम्पलिंग। इसका क्या है, हमें क्या स्टेटस बताना है, टाइम टू टाइम। फर्स्ट सेमेस्टर में ये इतने इंटरेस्टेड थे या इस स्पोर्ट्स में थे, थर्ड सेमेस्टर में इतने इंटरेस्टेड है या इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो अब सिर्फ हमें टाइम टू टाइम का बताना होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटेड सैम्पलिंग। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इज द पैनल सैम्पलिंग। पैनल सैम्पलिंग क्या होता है, जब हमें क्या बताना है, टू नो द रेट ऑफ चेंज। जैसे मुझे ये बताना है, अब जैसे तुम्हारे क्लास का मान लो हम फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट किया है मान लो स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन अब मेरा क्या है, हाइपोथेसिस थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि हम जो स्टूडेंट्स लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इनको हमने कर दिया कि ये स्टूडेंट खेलने में अच्छे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं स्टूडेंट को सिर्फ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, या हम उनको काउंसलिंग और उनकी काउंसलिंग करा रहे हैं, या उनको बेटर इक्विपमेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब ये सारे उनको फैसिलिटी देने के बाद क्या रेट है, मतलब किस रेट से हमारा क्या एफिशिएंसी चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर में जो हमने स्टूडेंट्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट किया है, तो जो बेटर इक्विपमेंट दे रहे हैं या बेटर काउंसलिंग दे रहे हैं, तो उसके बाद भी हम क्या उन्हीं स्टूडेंट पे हम सर्वे करेंगे, हमारा सैंपल चेंज नहीं होगा। जो हमारा क्या है यहाँ पर, जब हम रेट ऑफ चेंज कब करेंगे, जब हमारा यहाँ पर क्या है, सैंपल भी फिक्स है, बस फिक्स सैंपल पे हम फर्स्ट ओकेजन पे फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ उनको एक्स्ट्रा इनपुट्स देने के बाद हम थर्ड सेमेस्टर में भी उनका हम सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सैंपल फिक्स है, तभी हम उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हम पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज पैनल सैम्पलिंग। रिपीटेड सैम्पलिंग में क्या था, पॉपुलेशन फिक्स था, इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे, लेकिन पैनल सैम्पलिंग में चूंकि हमें रेट ऑफ चेंज पता करना है, इसलिए हमारा क्या है, सैंपल्स भी फिक्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी हम उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनके जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उन्हीं पे करेंगे। या अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर फार्म का अगर हम देख रहे हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी पिछले साल ये थी, हम कुछ मान लो दूसरा फर्टिलाइजर दे रहे हैं या कुछ और उसको बेटर न्यूट्रिशन अगर उसको मिल रहा है, तो हम क्या है, ये तो नहीं है कि मान लो 10 पूरे BAU फार्म से मान लो हमने एज अ सैंपल 4 फार्म सेलेक्ट किया था, तो इस साल हम 4 करेंगे, तो आफ्टर
फर्टिलाइजेशन डोज भी हम क्या उन्हीं चारों फील्ड से हमें लेना होगा, तभी तो हम रेट ऑफ चेंज पता करेंगे। ये नहीं कि अभी हम ये 4 लिए हैं, अगले साल पॉपुलेशन मेरा फिक्स है कि बीएयू फार्म से, लेकिन दूसरे फार्म ले लेंगे, ये तो नहीं करेंगे। तो इस तरह के सैम्पलिंग में हम क्या बोलते हैं, पैनल सैम्पलिंग। और इसे क्या रेट ऑफ चेंज जब हमें पता करना होगा तब इस तरह की सैम्पलिंग हम अडॉप्ट करते हैं। और थर्ड क्या है, थर्ड जो हम रोटेशन सैम्पलिंग या सक्सेसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, ये दोनों क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। ये क्या है, हमें क्या है, टाइम टू टाइम भी हमें पता करना है और रेट ऑफ चेंज भी पता करना है। साइमल्टेनियसली हमें दोनों को निकालना है टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या था, दो फ्रेश सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या है, मैच सैंपल ले रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट इसमें था वही सेम मैचिंग सैंपल था। तो रोटेशन सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, दोनों का मिक्स करेंगे। तो उसका कैसा होगा, इस डायग्राम में देखो, हम फर्स्ट ओकेजन पे तो चलो एक फ्रेश सैंपल लिए, ठीक है। सेकेंड ओकेजन पे क्या करेंगे, हम कुछ पोर्शन जो होगा हमारा क्या है, इसी का मैच पोर्शन, कुछ पोर्शन क्या होगा, मैच्ड होगा, और कुछ हम क्या करेंगे, सेकेंड ओकेजन पे फ्रेश लेंगे। मींस ये क्या है, फर्स्ट वाला ये अगर N1 है तो यहाँ पर अगर इसे हम ये वाले जो ब्लैक वाले को इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैच को M बोल रहे हैं, और ये वाला क्या है, न्यू को हम मान लो N बोल रहे हैं। तो यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, N plus M equals to N2। कुछ हम मैच लेंगे और कुछ हम क्या लेंगे, यहाँ पर अलग से फिर से फ्रेश लेंगे इस ओकेजन पे, और ये दोनों को कंबाइन करके मेरा क्या होगा, सेकेंड ओकेजन का टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, टाइम टू टाइम भी का भी हमें स्टेटस मिलेगा और रेट ऑफ चेंज का भी हमें स्टेटस मिलेगा। तो इस तरह की सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, रोटेशन सैम्पलिंग, और इन जनरल इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव सैम्पलिंग या टू फेज सैम्पलिंग। इसमें अलग से जैसे रिपीटेड सैम्पलिंग, सेकेंड पैनल सैम्पलिंग, और दोनों का कॉम्बिनेशन है रोटेशन सैम्पलिंग और सक्सेसिव सैम्पलिंग। क्लियर है? इसके भी रोटेशन सैम्पलिंग, सक्सेसिव सैम्पलिंग के भी, और इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है सक्सेसिव सैम्पलिंग में, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में डेरिवेशंस कराना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ इजी करके मैं नोट्स दे दूंगी डेरिवेशंस के, और कोशिश करूंगी कि उसको तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, कुछ पूछना है इसमें? चलो ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट इसमें फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ओके देन, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।